जल क्रमक हाइड्रो शीरे के बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं चट्टानों के ऊपर अनुक्रमण, जिसे कहते हैं शैल क्रमक और लिथो शीरे। देखिए, अभी तक हमने बात की कि जल के अंदर पानी में किस तरीके से अनुक्रमण होता है। अब हम बात करते हैं कि जो चट्टानें होती हैं जिन पर कुछ भी नहीं है, बस केवल पत्थर हैं, रॉक्स हैं, उनके ऊपर किस तरीके से फॉरेस्ट डेवलप हो जाता है, विकसित हो जाता है, उसके बारे में हम बात यहाँ पर करेंगे, जिसे हम कहते हैं शैल क्रमक और लिथो शीरे। देखिए, डायग्राम जो पूरा बना है, इस डायग्राम की शुरुआत हम करेंगे। ये नीचे खाली चट्टान है, ये सब भूल जाइए ऊपर क्या है। नीचे खाली चट्टान है, ये पत्थर हैं। पत्थर के ऊपर धूप पड़ती है, पत्थर बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। पत्थर के ऊपर किसी भी तरह का कोई मॉइस्चर, आर्द्रता नहीं है, खनिज लवण भी नहीं है, पत्थर के ऊपर कुछ भी नहीं होंगे। तो ऐसी जगह पत्थर के ऊपर उगने के लिए यदि आप जाकर वहाँ पर कोई आम का पेड़ लगाने की सोचें तो भूल जाइए कि आम का वृक्ष वहाँ पर ग्रो कर जाएगा, वहाँ पर नहीं करेगा। लेकिन कोई है ऐसा जो शुरुआत कर सकता है, जो चट्टान पर ग्रो कर सकता है, और वो है लाइकेन्स, शैक जिन्हें कहते हैं। लाइकेन्स, जो लाइकेन होते हैं उसमें इन पत्थर के ऊपर देखिए जो दिखाया, ये सबसे पहले पत्थर के ऊपर जो स्टार की फॉर्म में दिख रहा है वो आता है क्रिस्टोज लाइकेन्स। क्रिस्टोज लाइकेन परपटी शैक अवस्था। क्रिस्टोज लाइकेन पत्थर के ऊपर ग्रो करना ही पसंद करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं क्यों, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है कि जो पत्थर से न्यूट्रिएंट्स निकाल सकता है। वो क्या है वो समझे। ये जो परपटी क्रिस्टोज लाइकेन, इनका नाम ही इसलिए क्रिस्टोज है, क्रस्ट से आया है, कि पत्थर के ऊपर ऐसे बिल्कुल लेयर की तरह जमे रहते हैं, पत्थर के ऊपर जमे रहते हैं। आपसे कोई कहे कि क्रिस्टोज लाइकेन को पत्थर से निकाल कर लाओ तो आपको उसके लिए नाइफ लेना पड़ेगा, चाकू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कि पत्थर के ऊपर बहुत अच्छे से अटैच रहते हैं, बहुत अच्छे से जुड़े रहते हैं। अब पत्थर पर जुड़े रहकर क्या करते हैं, पत्थर पर जुड़े रहकर अपनी बॉडी से, अपने शरीर से ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल का सिक्रीशन करता है। ऑर्गेनिक एसिड इतना सॉलिड, इतना स्ट्रोंग, इतना मजबूत एसिड होता है कि वो पत्थर को भी तोड़ देता है और पत्थर की विदरिंग करा देता है, उनको तोड़ देगा। और पत्थर को तोड़कर ये क्रिस्टोज लाइकेन्स, ये क्रिस्टोज लाइकेन अपना खनिज लवण प्राप्त करते हैं। मैंने आपको कहा कि पत्थर के ऊपर कोई आप आम का वृक्ष कर दे, वो नहीं खनिज लवण निकाल पाएगा, लेकिन ये क्रिस्टोज लाइकेन जो परपटी लाइकेन है, इनमें है ऐसा, वो है कार्बनिक अम्ल का श्रावण करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और कार्बनिक अम्ल जो है, कार्बनिक जो अम्ल है, ऑर्गेनिक जो एसिड है, वो इन पत्थरों को तोड़ना शुरू कर देता है। तो कहते हैं कि लाइकेन पत्थर को तोड़ने का काम करता है। चलिए, पत्थर टूटना शुरू हुआ। अब यहाँ पर परपटी लाइकेन, क्रिस्टोज लाइकेन ग्रो कर रहे हैं, वही काम होगा। लाइकेन यहाँ ग्रो करेंगे, वृद्धि करेंगे, जनन करेंगे और मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होती रहेगी लगातार, तो पत्थर के ऊपर इनकी डेड बॉडी, मृत शरीर से एक कार्बनिक पदार्थ की लेयर जमा हो जाएगी। ये डार्क कलर से जो बनाई है, ये कार्बनिक पदार्थ की लेयर है, लेयर जमा हो गई। अब लेयर जमा होने पर जब इन क्रिस्टोज लाइकेन के ही कुछ ऑर्गेन जो मेंबर होंगे वो ग्रो करने की सोचेंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो पत्थर के ऊपर ग्रो करने वाले हैं, जबकि पत्थर को तो इन्होंने अपनी बॉडी से, अब मृत शरीर से ढक दिया है। तो क्रिस्टोज लाइकेन ने अपना ही वातावरण अपने ही प्रतिकूल बना लिया और किसी दूसरे के लिए अनुकूल बना दिया। और वो दूसरे कौन हैं? वो हैं पर्निल शैक अवस्था, फोलियोज लाइकेन। ये दूसरे लाइकेन है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है, पर्निल, फोलियोज मतलब लीफी होते हैं, पत्ती नुमा दिखाई देते हैं, इसलिए देखिए पत्ती की तरह दिखाए हैं, पत्ती नुमा होते हैं। पत्ती नुमा आ गए दूसरे स्टेज पर, फोलियोज लाइकेन। अब फोलियोज लाइकेन ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, उनकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद में उनकी भी मृत शरीर यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और चारों ओर का जो वातावरण है वो इनके लिए प्रतिकूल हो जाएगा और किसी दूसरे के लिए अनुकूल हो जाएगा। और दूसरा मतलब थर्ड स्टेज में आता है मॉस अवस्था या मॉस स्टेज। मॉस आ जाएंगे, ब्रायोफाइट्स पढ़ते हैं आप प्लांट डाइवर्सिटी में, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट आ गए, देखिए बनाने की भी कोशिश की गई है।
ये गैमेटोफिटिक लीफी फॉर्म और इसके ऊपर ये फुटसीटा कैप्सूल दिखाया है। ब्रायोफाइटा ग्रो कर रहे हैं। ब्रायोफाइटा ग्रो करते हुए फाइनली ये भी यहाँ ग्रो करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, इनकी भी यहाँ पर मृत्यु होगी, डेथ होगी, इनकी भी बॉडी यहाँ पर मिक्स हो जाएगी। और कुल मिला के जरा सोचिए, जहाँ पर कभी नग्न पत्थर हुआ करते थे, बेयर रॉक, नेकेड रॉक्स हुआ करती थी, खाली चट्टान हुआ करती थी, अब वहाँ पर अच्छा खासा मृदा का निर्माण मोस अवस्था तक हो जाता है। तो पत्थरों को तोड़ कर उसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाकर मृदा को बनाने में किस किसने अपना बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाया? तो आप कहेंगे सर लाइकेन ने और मॉस ने। यही वजह है, ध्यान दें, यही वजह है कि प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर, जो 11th बुक प्लांट डाइवर्सिटी के अंदर ब्रायोफाइटा चैप्टर में मोस के अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर जो मोस है उसमें मोस का पर्यावरणीय महत्व, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में एक लाइन लिखी है। उस लाइन को इसी डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया जाता है। तो 11th NCERT के अंदर ब्रायोफाइटा चैप्टर में एक लाइन लिखी है मोस के बारे में, वो लिखी है कि मॉसेस जो होते हैं वो लाइकेन्स के साथ मिलकर मृदा के निर्माण में सहायता करते हैं। तो मृदा का निर्माण मोसिस जो है अकेले नहीं, लाइकेन के साथ मिलकर, क्योंकि लाइकेन ने पत्थर को तोड़ने का काम किया और मोसिस ने उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ को मिलाने का काम किया। तो इसीलिए कहते हैं मोसिस और लाइकेन का बहुत ही महत्व है मृदा के निर्माण में। चलिए, मृदा बन गई। अब देखिए, मृदा बनने के बाद में जब मृदा बन जाएगी तो यहाँ पर आ जाएंगी हर्ब्स स्टेज, ग्रास, शाख अवस्था आ गई। ग्रासेस भी बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, रिप्रोड्यूस करेंगी, जनन करेंगी, मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होने के बाद में यहाँ पर ये खत्म होना शुरू होगी और उसके बाद में स्क्रब स्टेज आ जाएगी, शूप या गुल्म अवस्था, स्क्रब, झाड़ियाँ, बड़ी झाड़ियाँ, छोटी झाड़ियाँ, बड़ी झाड़ियाँ, वो भी ग्रो करेंगी लगातार, देख सकते हैं। और ग्रो करने के बाद में उनकी डेथ हो जाएगी, डेथ होने के बाद में इकट्ठा हो जाएगा और फाइनली आ जाएगी वन अवस्था, फॉरेस्ट स्टेज। देखिए, वैसे तो मैं डायरेक्टली फॉरेस्ट ही दिखा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पर बीच बीच में ये ऐसी स्टेज दिखाई है। कुल मिला के जब फॉरेस्ट बन जाएगा तो कैसा हो जाएगा? कंप्रेस, बिल्कुल, ये सब इकट्ठा हो जाएगा, खत्म सब। तो ये बस दिखाया है कि आपको आइडिया रहे कि पहले कौन सी स्टेज, क्रिस्टोज लाइकेन, दूसरी कौन सी, फोलियोज लाइकेन, तीसरी कौन सी, मॉस अवस्था, चौथी हर्ब्स, फिर स्क्रब और सबसे लास्ट में फॉरेस्ट स्टेज या वन अवस्था। बिल्कुल सिक्वेंशियल मैनर में चलता है, एक ऑर्डर में चलते हैं। जहाँ पर कभी पत्थर हुआ करते थे वहाँ पर जंगल बन गया। फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, जिस तरीके से आपके दिमाग में क्वेश्चन आया जल क्रमक पढ़ते हुए कि क्या कोई बड़ी झील यदि उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो क्या वो एक दिन जंगल में परिवर्तित हो जाएगी? निश्चित रूप से हो जाएगी, बस समय ज़्यादा लगेगा, 1000 साल में हो जाएगी। उसी तरीके से ये जो नग्न पत्थर हैं कहीं पर भी, यदि उनको उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर एक दिन वन स्थापित हो जाएगा। लेकिन इसको भी होने में 1000 ईयर्स, 1000 साल लगेंगे। बल्कि मैं ये कह सकता हूँ कि आज के टाइम में जो आप उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन या शीतोष्ण वन देखते हैं, ट्रॉपिकल, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो आप देखते हैं, वो फॉरेस्ट कहीं ना कहीं या तो किसी जलाशय के ऊपर बने हैं या कहीं ना कहीं पत्थरों के ऊपर ही इनका निर्माण हुआ है। अनुक्रमण ही उनकी वजह है। जरा सोचिए, उन जंगलों को बनने में 1000 साल लगे हैं, जबकि उनको बर्बाद करने में हमें थोड़ा भी समय नहीं लगता है। इस जंगल को बचाने की आवश्यकता है क्योंकि उनको बनने में काफ़ी समय लगा है। अब देखिए, यहाँ पर इन स्टेजेस को देख सकते हैं आप, बहुत इजीली हमने समझाया। यहाँ पर इन पत्थरों पर, खाली चट्टानों पर, इन खाली चट्टानों पर सबसे पहले कौन आया? क्रिस्टोज लाइकेन। शुरुआत किसने की? और जो शुरुआत करता है उसको क्या कहते हैं? पुरोगामी समुदाय, पायनियर स्टेज। तो याद रखें, लिथोशीरे के अंदर पायनियर कौन? क्रिस्टोज लाइकेन्स। ऑप्शन में लाइकेन भी हो सकता है, यदि और स्पेसिफिक बात करें तो क्रिस्टोज लाइकेन, पायनियर शुरुआत की। उसके बाद में सबसे लास्ट में कौन आता है? चर्म समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट चर्म समुदाय बन जाता है। अब पायनियर और चरम समुदाय के बीच में
फोलियोज, मॉस, हर्ब्स, स्क्रब स्टेज, इन्हें बोलते हैं क्रमकी चरण या सीरल कम्युनिटीज। सीरल कम्युनिटीज पहले भी डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन में, अब यहाँ पर आप और ज़्यादा स्पेसिफिक हो सकते हैं, देख सकते हैं 6 से। शुरुआत पायनियर लाइकेन्स, चरम समुदाय वन अवस्था, क्रमकी चरण सीरल कम्युनिटीज, बीच में आने वाली स्टेज। और पूरे के पूरे स्टेज को सीरे नहीं कहेंगे कि अब तो आपको पता है कि आप कहाँ पढ़ रहे हैं, रॉक्स के ऊपर, तो क्या कहेंगे, लिथोशीरे। लिथो मतलब रॉक्स, शीरे या शैल क्रमक कहेंगे, शैल क्रमक। तो इस प्रकार एक अनुक्रमण आपने जल के अंदर पढ़ा और दूसरा अनुक्रमण हमने चट्टानों के ऊपर पढ़ा। जल में होने वाले अनुक्रमण को हमने जल क्रमक या हाइड्रोसीरे कहा और चट्टान पर होने वाले हमने अनुक्रमण को शैल क्रमक या लिथोशीरे कहा। देखिए, जल क्रमक और लिथोशीरे, जल क्रमक हाइड्रोसीरे, शैल क्रमक लिथोशीरे, इन दोनों को पढ़ने के बाद में एक चीज़ तो आपको आपकी नोटिस में आई होगी, आपने नोट भी की होगी, नहीं की है तो आप नोट करें, वो है ये, इसको आप समझें, बड़ा इंफॉर्मेटिव है यहाँ पर। देखिए, शुष्क क्षेत्र, ड्राई एरिया, जीरिक कंडीशन है, वहां पर शुरुआत कौन करेगा, पायनियर कौन है, लाइकेन्स। वहां पर शुरुआत कौन कर रहा है, लाइकेन। पायनियर कौन है, लाइकेन है। और लाइकेन ने शुरुआत करने के बाद में चला वहां पर क्या, शैल क्रमक मीन्स लिथोशीरे, और फाइनली लास्ट में क्लाइमेक्स में क्या बना, वन फॉरेस्ट स्टेज, ओक एंड सेलिक्स। ठीक है, तो उसे कहा हमने लिथोशीरे। इधर जलीय क्षेत्र में शुरुआत किसने की, पादप पल्वक ने। पादप पल्वक में पायनियर पादप पल्वक है और इसे क्या कहते हैं, जल क्रमक या हाइड्रोसीरे। और फाइनली क्या बना, वन अवस्था। आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि चाहे वो हाइड्रोसीरे हो, जल क्रमक हो, चाहे वो लिथोशीरे हो, शैल क्रमक हो, शुरुआत अलग अलग से हो सकती है। शुरुआत, पुरोगामी अवस्था अलग अलग पादप बनाते हैं, लेकिन अंत जो है, क्लाइमेक्स जो है, वो एक ही अवस्था बनाती है, वो है फॉरेस्ट स्टेज, ओक और सेलिक्स। आपने यहाँ भी वन बनता देखा और जल क्रमक में भी आपने लास्ट में वन ही बनता देखा। तो याद रखना है, पायनियर स्टेज अलग अलग हो सकती है, वो निर्भर करता है कि वो जल में है तो पादप पल्वक है, और यदि वो शैल पर है, चट्टान पर है, तो लाइकेन होंगे। लेकिन लास्ट में अंत सबका एक ऐसा है, मतलब बनना जंगल है। जंगल मतलब मीजोफाइट्स, मतलब मिजिक। इसलिए क्वेश्चन भी आता है कि अनुक्रमण में बिल्कुल बिना पानी वाली शुष्क अवस्था और जलीय अवस्था दोनों फाइनली किस कंडीशन में चेंज हो जाती है, मध्यम जल अवस्था में, मीडियम वाटर कंडीशन में, और जिन्हें कहते हैं मीजोफाइट्स। यहाँ पर लाइकेन जीरोफाइट्स, पादप पल्वक हाइड्रोफाइट्स, जबकि वन अवस्था में क्या जाते हैं, मीडियम वाटर कंडीशन में रहने वाले, मध्यम जल अवस्था में रहने वाले मीजोफाइट्स। वन मीजोफाइट्स का ही एक एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। मॉड्यूल के अंदर ये नोट में दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है। अब इसके बाद में बस एक छोटा सा टॉपिक और बचता है सक्सेशन के अंदर, अनुक्रमण के अंदर, वह है अनुक्रमण के गुण। तो अनुक्रमण के गुण पढ़ें। सो हाइड्रोसीरे एंड लिथोसीरे, जल क्रमक और शैल क्रमक के बाद में अब बात करते हैं, जिसकी बात की थी हमें उससे सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो है अनुक्रमण के गुण, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। अब देखिए, जो अनुक्रमण के गुण हैं वो आप स्टार्टिंग में ही समझते हैं, हाइड्रोसीरे और लिथोसीरे समझने से पहले तो आपको खुद आइडिया नहीं लगता, लेकिन अब इतना आइडिया हो चुका है, आपने हाइड्रोसीरे बहुत अच्छे से समझा, आपने लिथोसीरे बहुत अच्छे से समझा, अब आपको इतना आइडिया है कि पायनियर पुरोगामी समुदाय से यदि हम चरम समुदाय क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर जाएं तो किन किन चीज़ों में, कौन कौन से कैरेक्टर में क्या क्या बदलाव होगा, क्या वो बढ़ेंगे, क्या वो कम होंगे, या कोई परिवर्तन या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
इसी पर हम बात करेंगे। इसीलिए इसको ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि वैसे तो आप जानते हैं कि हाइड्रोसीरे में आपने क्या होते देखा था, हाइड्रोसीरे में एक झील थी जिसके अंदर सबसे पहले पादप पल्वक आए और उसके बाद में ABCDE सीरल कम्युनिटी आई और फाइनली क्या बना, फॉरेस्ट, चरम समुदाय, क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ओक और सैलिक्स हमने लिख दिया है। या आप बात कर सकते हैं शैल क्रमक लिथोशिरे की, तो चट्टानी थी, रॉक्स थी, खालिस्तान, बेयर एरिया, बिल्कुल वहाँ पर कौन आया, पुरोगामी अवस्था, पायनियर लेकर लाइकेन्स, लाइकेन के बाद में ABCD आप जानते हैं, उसके बाद में फाइनली वहाँ पर क्या बना, फॉरेस्ट, चरम अवस्था, ओक और सैलिक्स। इसे थोड़ा सा समझाया गया कि आपके दिमाग में ये रहे कि हम किस ओर से किस ओर जाएंगे और कौन कौन से गुण में क्या परिवर्तन रहेगा। पुरोगामी अवस्था पादप पल्वक या लाइकेन बनाते हैं और चरम अवस्था ओक या सैलिक्स बनाते हैं। सिंपल सी यदि मैं बात कहूँ तो आप जानते हैं कि पादप पल्वक मात्र एक कोशिकीय हैं, लाइकेन बहुकोशिकीय हैं लेकिन बहुत क्लियर नहीं होते हैं, और जबकि ओक सैलिक्स जो कि वृक्ष हैं बहुत बड़े होते हैं और बहुकोशिकीय हैं, बड़े हैं और लंबे समय तक रहते हैं। तो यही परिवर्तन आपको देखना है कि पुरोगामी अवस्था से चरम अवस्था, पायनियर कम्युनिटी से, पायनियर स्टेज से क्लाइमेक्स स्टेज की ओर जाने पर क्या क्या चीज़ों में परिवर्तन होता है। इसलिए आपकी सुविधा को देखते हुए हमने यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में इन सभी कैरेक्टर को लिया है। आप देख सकते हैं अनुकर्मण के गुण हैं इसमें, और यहाँ पर देखेंगे कि वो पुरोगामी में ज़्यादा है, अधिक है या कम है या अधिक, और चरम पर कम है या अधिक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इससे पहले अनुकर्मण के गुण की ओर चलें, दो टर्मिनोलॉजी आपको क्वेश्चन बनाते वक्त एक्सरसाइज नंबर 1, 2 या 3 के अंदर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा और एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। वो है आर चयनित जाति एवं के चयनित जाति, आर सेलेक्टेड स्पीसीज या दूसरा के सेलेक्टेड स्पीसीज। आर सेलेक्टेड और के सेलेक्टेड के बारे में ध्यान से समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आर सेलेक्टेड स्पीसीज प्रजाति उनको कहा जाता है जो नंबर में तो बहुत ज़्यादा हो। यदि नंबर में ज़्यादा होगी तो आप क्या बता सकते हैं कि उनका जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल क्या होगा, अधिक होगा। तो आर चयनित जातियों का बायोटिक पोटेंशियल, जैविक विभव ज़्यादा होता है, इसलिए वो संख्या में अधिक होते हैं। तो संख्या में देखिए एरो ऊपर की ओर लगाया, अधिक। जबकि उनकी स्थिरता, स्टेबिलिटी वो कम होती है। वातावरणीय दशाएं यदि चेंज हो तो तुरंत उनकी डेथ हो जाती है, वो ज़्यादा संभल नहीं पाती है, इसलिए स्थिरता कम होती है। तो याद रखें, ऐसी स्पीसीज जो संख्या में तो ज़्यादा हो लेकिन स्थिरता उसकी कम हो, नंबर में ज़्यादा लेकिन स्टेबिलिटी कम हो, उन्हें आर चयनित जाति या आर सिलेक्टेड स्पीसीज कहा जाता है। दूसरा, ऐसी स्पीसीज जो नंबर में तो कम हो, संख्या में बहुत कम है वो, क्योंकि उनका जैविक विभव, बायोटिक पोटेंशियल बहुत कम होता है, लेकिन उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। उनकी स्टेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, संख्या में वो कम है लेकिन स्थिरता उनकी ज़्यादा है, उनको के सेलेक्टेड स्पीसीज कहा जाता है। यदि मैं इसका एक एग्जाम्पल एनिमल से उठाऊं, जंतु में से उठाऊं, तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल मेरे पास है, वो है इंसेक्ट्स, कीट। कीट संख्या में कैसे होते हैं, अधिक, लेकिन मौसम परिवर्तन होने पर सबकी डेथ भी हो जाती है, स्थायित्व क्या है, कम। तो कीट जो है, इंसेक्ट्स, आर चयनित, आर सेलेक्टेड स्पीसीज है। हाथी, एलिफेंट नंबर में क्या होते हैं, कम, जबकि उनकी स्थिरता क्या होती है, ज़्यादा। स्थिरता क्या है, ज़्यादा, तो के सेलेक्टेड स्पीसीज बन जाएंगे एलिफेंट। तो ये तो जंतु से रिलेटेड एक एग्जाम्पल था। अब मैं यहाँ पर आपसे एक पूछता हूँ कि पुरोगामी अवस्था और चरम अवस्था, पायनियर स्टेज और क्लाइमेक्स स्टेज में मुझे ये बताना है या पता करना है कि आर सेलेक्टेड स्पीसीज ये होंगी या आर सेलेक्टेड स्पीसीज ये होंगी। तो आपका आंसर जाएगा, पायनियर स्टेज में पादप, पल्वक और लाइकेन आर सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं, जबकि क्लाइमेक्स में ओक और सैलिक्स के सेलेक्टेड स्पीसीज होते हैं। पादप पल्वक सिंगल सेल के हैं, बहुत जल्दी डिवाइड करके नंबर बढ़ा लेते हैं, तो संख्या में ज़्यादा है लेकिन स्थिरता कम है, और वैसे भी पायनियर पर स्थिरता कम ही होनी चाहिए, तभी तो दूसरी कम्युनिटी या समुदाय आएगा। तो पायनियर आर सेलेक्टेड स्पीसीज बनाते हैं
और क्लाइमैक्स, ओक ट्री और सैलिक्स एक बहुत बड़े ट्री है, वृक्ष है ये नंबर में तो इतने ज़्यादा नहीं हो पाते क्योंकि इनको पैदा होने में समय लगता है, लेकिन स्थिरता इनकी ज़्यादा है, सूखे से बाढ़ से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होते हैं। सो के सिलेक्टेड। तो मैं कह सकता हूँ कि अनुक्रमण के अंदर जब हम पुरोगामी से क्लाइमेक्स की ओर जाते हैं तो आर चयनित स्पीसीज धीरे धीरे के चयनित स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाती है, आर सिलेक्टेड स्पीसीज के सिलेक्टेड स्पीसीज में परिवर्तित हो जाती है। तो क्लियर है आपको, आर सिलेक्टेड एंड के सिलेक्टेड। अब बहुत सिंपल है, अनुक्रमण के गुण देखिए। बताइए आयु, यहाँ ज़्यादा आयु वाले या यहाँ पर ज़्यादा आयु? आप कहेंगे यहाँ पर कम आयु वाले, यहाँ पर ज़्यादा आयु वाले, कम से अधिक की ओर। स्थायित्व, स्टेबिलिटी बताइए कहाँ पर? यहाँ आप कहेंगे कम स्टेबिलिटी, पादप, पल्वक और लाइकेन की स्टेबिलिटी ओक और सेलिक्स के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो निम्न से उच्च की ओर। यहाँ पर स्टेबिलिटी, स्थायित्व कम है या स्थायित्व ज़्यादा है। मैंने कहा था कि हाइड्रोसीरिया और लिथोसीरिया समझने के बाद में आपको ये गुण इतने टफ, इतने कठिन नहीं लगेंगे। ह्यूमस, यहाँ ह्यूमस ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा? आप कहेंगे यहाँ पर ज़्यादा है, ये तो जंगल है। तो ह्यूमस देखिए यहाँ पर कम और चरम पर अधिक। उसके बाद में जैव भार, बायोमास, यहाँ पर कम, यहाँ पर अधिक। यहाँ पर आप एक कोशिकीय पादप, पल्वक या लाइकेन्स की बात कर रहे हैं, उनके जैव भार की, यहाँ पर आप वृक्ष के जैव भार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से इधर की ओर जाने पर पुरोगामी अवस्था से चरम अवस्था, पाइनियर से क्लाइमेक्स की ओर जाने पर बायोमास में वृद्धि होती है। जैविक विभिन्नता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, क्या यहाँ पर डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी या इस क्लाइमेक्स पे ज़्यादा होगी? सिंपल आंसर है, क्लाइमेक्स पर जैविक विभिन्नता ज़्यादा होगी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी पुरोगामी पर कम और चरम पर, क्लाइमेक्स पर अधिक। इसके बाद में नीके विशिष्टता दिया गया है। नीके विशिष्टता बताया है कि यहाँ पर कम होती है और यहाँ पर अधिक होती है। नीके विशिष्टता के बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है नीके और विशिष्टता, स्पेशलाइजेशन क्या होता है। एनसीपी के बारे में बात की है, नेट समुदाय उत्पादन, उसके बारे में भी बात की है। नेट समुदाय उत्पादन में बोला है कि यहाँ पर अधिक होता है एनसीपी प्रोडक्शन और यहाँ पर प्रोडक्शन कम। ये बड़ा कंफ्यूज कर देने वाला होता है, हर बच्चे को इसमें डाउट आता है कि सर प्रोडक्शन यहाँ पर अधिक है और यहाँ तो फॉरेस्ट है, यहाँ पर उत्पादन में इतनी कमी क्यों है? उसके बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए इसके बाद में 7th और 8th पॉइंट को अभी होल्ड करते हैं, हम पहले बात कर लेते हैं 9 पॉइंट क्या कहता है? अनुक्रमण तथा विकास समानांतर प्रक्रिया है। सक्सेशन एंड इवोल्यूशन वुड हैव बीन, मतलब उसके लिए इंग्लिश में जो टर्म है उसके बारे में बता दूं कि बोल रहा है कि सक्सेशन और विकास, एवोल्यूशन कभी पैरेलल स्टेज में रहे हैं, समानांतर प्रक्रिया रहे हैं। इसको आप समझे बड़े ध्यान से। देखिए अनुक्रमण का अभी तक आप अर्थ क्या समझे हैं? अनुक्रमण का मतलब समझे हैं किसी खाली पड़ी जगह पर धीरे धीरे एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में, एक क्रमशः तरीके से फॉरेस्ट का, वन का स्थापित हो जाना। कहीं पर यदि कोई वन स्थापित हो रहा है, इसका मतलब उसके बीज कहीं और से आए हैं, वो कहीं पर है। तो अनुक्रमण तो ये होता है कि कहीं पर खाली पड़ी जगह है, वहाँ पर दूसरी जगह से पेड़ पौधों के सीड्स आए, बीज आए और वहाँ स्थापित हो गए, अनुक्रमण ये होता है। जबकि एवोल्यूशन, विकास, किसी नई स्पीसीज का तैयार होना, वो तो एवोल्यूशन है। अब ये कह रहा है कि पुराने समय में जब अर्थ तैयार हुई होगी उस टाइम पर सक्सेशन एंड एवोल्यूशन दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। बिल्कुल सही बात है भाई। शुरुआत में, स्टार्टिंग में जब एवोल्यूशन, पृथ्वी तैयार हुई होगी, नई नई स्पीसीज बन भी रही होंगी और साथ में उन स्पीसीज का फैलाव भी हो रहा होगा। नई स्पीसीज का बनना कहलाता है विकास, एवोल्यूशन, और उनका फैलना कहलाता है अनुक्रमण। तो इसलिए कहा कि अनुक्रमण और विकास समानांतर प्रक्रिया रहे होंगे। पहले पुराने टाइम में जब अर्थ तैयार हुई होगी, नई नई स्पीसीज बन भी रही होंगी और साथ में नई नई स्पीसीज का उनका फैलाव भी चल रहा होगा। तो क्लियर है बात ये। इसके बाद में देखिए, यदि मैं आपसे बात कहूँ कि अनुक्रमण में हमने किसको बदलते हुए देखा है। जब मैंने बात की कि झील के अंदर अनुक्रमण या तालाब के अंदर, तो मैंने पादप पल्वक की बात की। उसके बाद में मैंने जल में डूबे हुए पादप की बात की। मैंने कभी जंतु की या घटक की बात नहीं की।
तो आप कह सकते हैं कि अनुक्रमण मेनली जो फोकस है वो किस पर है, वनस्पति पर। देख लीजिए आप, हमने लिथोशिरे के अंदर भी लाइकेन, उसके बाद में मॉस, हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज की बात की, शाक की, हमने जंतु की बात नहीं की। इसलिए आपके मॉड्यूल में लिखा कि वनस्पति परिवर्तन पर केंद्रित है अनुक्रमण। अनुक्रमण किस पर केंद्रित है, वनस्पतिक परिवर्तन पर। लेकिन ये तो एक समझने वाली बात है कि जिस क्षेत्र में वनस्पति परिवर्तन होगा वहाँ पर उस वनस्पति पर निर्भर करने वाले जंतु खाद्य के लिए, फूड के लिए जो निर्भर हैं वो भी परिवर्तित होते जाएंगे। और जब जंतु परिवर्तित होंगे तो वहाँ पर उनकी डेड बॉडी को खाने वाले अपघटक भी परिवर्तित होते रहेंगे। तो कुल मिला के पूर्वगामी अवस्था से चरम अवस्था की ओर जाने पर, पायनियर से क्लाइमेक्स की ओर जाने पर वनस्पति में तो परिवर्तन होता ही है, जिस पर हमने केंद्रित इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, लेकिन जंतु भी बदलते जाते हैं, अपघटक भी बदलते जाते हैं। कुल मिला के पूरी की पूरी जैव विविधता में परिवर्तन होता है। पूरी की पूरी जैव विविधता में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसमें अब 6th एंड 7th पॉइंट, नीके विशिष्टता एंड एनसीपी के बारे में अब विस्तार से बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं नीके। आपके स्पेशल पॉइंट्स के अंदर नीके की डेफिनेशन भी दी है कि नीके को ग्रिनेल ने बताया था पहली बार। नीके को लेकर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नीके या निश, इसको इंग्लिश में कहते हैं निश, ये नीट यूजी में पूछा जा चुका है। आपके नीट एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया था उसकी यदि मैं बात करूं तो बिल्कुल सिंपल एक क्वेश्चन पूछा गया, डेफिनेशन ऑफ नीके। नीके की परिभाषा क्या होती है? नीके की परिभाषा आपके एनसीईआरटी कहती है क्रियात्मक भूमिका, किसी जीव की क्रियात्मक भूमिका को नीके कहते हैं। यही क्वेश्चन था कि नीके किसे कहते हैं, और विकल्प के अंदर बच्चे को यही चूज करना था, क्रियात्मक भूमिका, फंक्शनल रोल, किसी जीव का जो फंक्शनल रोल होता है उसे नीके कहते हैं। अब फंक्शनल रोल, इसको आप समझें। फंक्शनल रोल दो चीजों से पता लगता है, एक तो क्रियात्मक पता, फंक्शनल एड्रेस, और दूसरा उसका व्यवसाय, प्रोफेशन। ये जीव जंतु का व्यवसाय क्या होता है, खाना पीना। अपने फूड को वो कैसे लेते हैं, कोई हर्बीवोर से तो वो घास फूस को खा रहा है, कार्निवोर से तो भाग दौड़ करके वो प्रिडेशन कर रहा है, तो ये व्यवसाय है, प्रोफेशन है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है और अपने सर्वाइवल के लिए क्या करता है, वो दोनों मिलकर बनाते हैं नीके या निश। कार्य और प्लस कार्य स्थल, क्रियात्मक भूमिका कहते हैं इसको, फंक्शनल रोल। एक एग्जाम्पल से समझिए, हिरन घास स्थल में चर रहा है। घास स्थल क्रियात्मक पता है, एड्रेस है, फंक्शनल एड्रेस, और चरना उसका व्यवसाय है। तो क्रियात्मक पता और व्यवसाय मिलकर बनाते हैं नीके, तो ये नीके। अब आप मुझे बताइए टाइगर का नीके क्या होगा, तो आप कहेंगे घास स्थल के अंदर परभक्षण। तो परभक्षण करना वो क्या होगा, नीके। किसी बर्ड का पेड़ के ऊपर रहना और सीड को खाना या कीड़े को खाना, वो भी उसका नीके है। जब ढेर सारी स्पीसीज का एक ही नीके होता है तो तब कंपटीशन और प्रतिस्पर्धा चालू हो जाती है। इसलिए स्पीसीज ये हमेशा कोशिश करती है कि नीके एक दूसरे के साथ ओवरलैप ना करे, एक दूसरे के साथ नीके सेम ना हो, नहीं तो कंपटीशन शुरू हो जाता है। अब हमारा पॉइंट ये आता है, नीके की आप डेफिनेशन समझे, नीके किसे कहते हैं आप उसे अच्छे से समझे। नीके विशिष्टता क्या होती है, नीके विशिष्टता समझिए। मैं पायनियर की बात करता हूँ, पायनियर में बताइए भोजन जो है, फूड, उसके विकल्प ज़्यादा हैं या कम है? आपका आंसर आएगा सर पायनियर में तो फूड के जो विकल्प हैं वो बहुत कम है। यदि इसका मतलब एक ही जैसा फूड है तो वहाँ पर रहने वाले 5 तरह के एनिमल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 तरह के शाकाहारी जंतु हैं, और उनके लिए फूड एक ही तरह का है, तो पाँचों एक ही तरह के फूड को खाएंगे, तो पाँचों का नीके क्या हुआ, सेम। तो क्या नीके विशिष्ट हुआ यहाँ पर? तो आप कहेंगे यहाँ पर तो विशिष्टता कम है कि सबका नीके एक है, सामान्य नीके है, बल्कि यहाँ पर विशिष्ट का होगा। तो पूर्वगामी समुदाय में नीके विशिष्टता अधिक होगी या कम? जब भोजन एक ही तरह का उपलब्ध है, भोजन में ज़्यादा विविधता नहीं है, तो नीके स्पेशलाइजेशन, नीके विशिष्टता
कम होगी। लेकिन फॉरेस्ट में चरम समुदाय पर भोजन के ढेर सारे विकल्प हैं। 5 तरह का भोजन है। पेड़ है, उस पर पत्तियां भी हैं खाने के लिए, उस पर सीड भी हैं, उस पर फल भी हैं, उसके ऊपर जो है फ्लावर भी हैं। अब जरा सोचिए कि 5 तरह के एनिमल हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब तो फूड के ढेर सारे विकल्प हैं, तो अपने नीके को अलग अलग कर लेते हैं। तो नीके क्या हुआ, विशिष्ट हो गया, और कंपटीशन को उन्होंने, प्रतिस्पर्धा को से बचने के लिए अपने भोजन को अलग अलग जो है वो फिक्स किया, और इसलिए नीके हो गया विशिष्ट। तो बताइए, पुरोगामी समुदाय में नीके विशिष्टता कम और चरम समुदाय में नीके विशिष्टता अधिक होगी। देख सकते हैं आप, नीके विशिष्टता हम, तो ये विविधता पर ही आधारित है। जहाँ पर भोजन के ज़्यादा विकल्प, जहाँ पर भोजन के कम विकल्प, वहाँ पर नीके विशिष्ट कम होगा। जहाँ पर भोजन के ज़्यादा विकल्प होते हैं, वहाँ पर नीके विशिष्टता अधिक होती है। आपको याद रखना है, नीके की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और नीके क्या होता है, पुरोगामी समुदाय से, स्टेज से चरम समुदाय की ओर जाने पर नीके विशिष्टता बढ़ती है, क्योंकि विविधता बढ़ती है, भोजन के जो साधन है, संसाधन है, वो बढ़ते हैं। अब इसके बाद में एनसीपी की बात करते हैं। देखिए, एनसीपी के बारे में कहा कि नेट समुदाय उत्पादन की बात की, तो पुरोगामी में अधिक है, जबकि फॉरेस्ट में चरम पर कम है। बड़ा कंफ्यूज करता है बच्चा, कहता है, सोचता है बच्चा कि सर जंगल के अंदर तो उत्पादन ज़्यादा होना चाहिए, पुरोगामी में तो कम होना चाहिए, सिंगल सेल के गए। तो देखिए, इसको आपको समझना है कि एनसीपी नेट समुदाय उत्पादकता, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनुअल यील्ड या वार्षिक उपज कहते किसे हैं? ये एक ट्री है, इसने जो टोटल भोजन बनाया उसे कहते हैं हम जीपीपी। इसे बोलते हैं हम सकल प्राथमिक उत्पादकता, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जीपीपी। ध्यान रखें, 100 फूड बनाए फॉर एग्जाम्पल इसने टोटल। अब इसमें से कुछ वो भोजन किसके लिए लेगा, अपने श्वसन के लिए लेगा, तो आर का मतलब है श्वसन। उसने कहा कि भाई 100 मैंने बनाए, 10 मुझे चाहिए श्वसन के लिए, तो 10 उसने श्वसन के लिए यूज कर लिए। तो कितने बचे, 90, 100 माइनस 10, 90। इसे बोलते हैं नेट प्राथमिक उत्पादकता, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो होती है वो पादप अपने पूरे बॉडी के अंदर उसको वितरित करके रखता है। ये जो 90 है, अब देख रहे 10, ये जो रूट है वो भी एनपीपी से बना है, ये जो तना है वो भी एनपीपी से बना है, और पूरा का पूरा जो लीफ का छत्रक है, कैनोपी है, वो भी एनपीपी से बना है। इसलिए इन 10 को यदि आप काउंट करेंगे ना तो पूरा 90 मिलेगा। इसलिए किसी पादप का यदि कोई भी भाग आप खाते हैं तो आप किसको खाएंगे, एनपीपी को खाते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब एक हर्बीवोर्स आया, शाकाहारी जंतु, और उसने आकर, इस एक शाकाहारी जंतु ने आकर इस पार्ट को खा लिया, 10 को उसने कंज्यूम कर लिया, 10 को। 10 उस विषम पोषी के रेस्पिरेशन में, श्वसन में चला गया। HR मतलब हेट्रोट्रोप्स रेस्पिरेशन, विषम पोषी श्वसन में चला गया 10। तो 90 में से 10 कितना बचा, 80। विषम पोषी या शाकाहारी के खाने के बाद में जो पादप के पास बचता है उसे एनसीपी कहते हैं, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी या एनुअल यील्ड कहते हैं। अब ये बताइए, 80 एनसीपी ज्यादा बचेगा या कम बचेगा, वो किस पर निर्भर करता है, वो पादप के उत्पादन पर निर्भर नहीं करता है, खाने वाले पर निर्भर करता है। यदि यहाँ पर इसने 10 की बजाय 20 खा लिया होता तो यहाँ पर 70 रह जाता। अब आप बताइए कि खाने वाले यहाँ पर ज़्यादा हैं या फॉरेस्ट में ज़्यादा है, तो आपका आंसर आएगा कि सर खाने वाले तो क्लाइमेक्स स्टेज पर ज़्यादा है। तो जहाँ खाने वाले ज़्यादा होंगे वहाँ पर बचेगा कम, इसीलिए क्लाइमेक्स स्टेज पर आने पर, पुरोगामी समुदाय से क्लाइमेक्स स्टेज पर आने पर एनसीपी, नेट समुदाय उत्पादन, कम हो जाता है। तो ये एनसीपी के बारे में इंफॉर्मेशन थी, 2 के बारे में डिटेल में पढ़ी, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे। यहाँ पर आपका अनुक्रमण टॉपिक कंप्लीट
हो जाता है। अनुक्रमण के बाद में हम बात करते हैं अब नए टॉपिक की, वह है समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, पॉपुलेशन इंटरेक्शन। आपकी एनसीईआरटी के अंदर इसी नाम से ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन होता क्या है। देखिए, किसी समुदाय के अंदर जब अलग अलग तरह की जातियां होती हैं तो वो भोजन के लिए या स्थान के लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए एक दूसरे से संबंध बनाती हैं, इंटरेक्शन करती हैं। इसी को हम पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। एनसीईआरटी यहाँ पर शुरुआत करती है कि क्या कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा प्लेस आप इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पर केवल एक ही जाति रहती हो, एक सिंगल स्पीसीज क्या कहीं पर सरवाइव कर सकती है? तो इसका आंसर आएगा नो। एक सिंगल स्पीसीज कभी सरवाइव नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? इसके पीछे वजह है। जैसे सपोज करिए एक सिंगल स्पीसीज वो जंतु है, एनिमल है। एनिमल अपने भोजन के लिए पादप पर निर्भर करते हैं, तो पादप का होना जरूरी है, इसलिए एनिमल की एक सिंगल जाति या सिंगल स्पीसीज सरवाइव नहीं कर सकती। अब आपके दिमाग में आएगा, ठीक है एनिमल अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं तो इसलिए वो सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन पादप की एक सिंगल स्पीसीज तो सरवाइव कर सकती है क्योंकि पादप अपना भोजन खुद बनाना जानते हैं, क्योंकि उनके पास फोटोसिंथेसिस करने की मशीनरी है। तो पादप भी, सिंगल स्पीसीज पादप की सरवाइव नहीं कर सकती जबकि वो अपना भोजन खुद बनाती हो। क्यों? क्योंकि भोजन बनाने के अलावा और ढेर सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके लिए पादप भी दूसरी जातियों पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं। इसके लिए सिंपल सा एक एग्जांपल ले सकते हैं। पादप को अपने पोलन ग्रेन्स, पराग कण को एक पेड़ से, एक ऑर्गेनिज्म से, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर भेजने के लिए आवश्यकता होती है कीटों की। यदि कीट या इंसेक्ट्स नहीं होंगे तो परागकण नहीं जा पाएंगे, परागण नहीं होगा और नई जाति, नई ऑफस्प्रिंग या नई जनरेशन नहीं आ पाएगी। इवन बीज को इधर से उधर बखेरने के लिए, इधर से उधर पहुंचाने के लिए, बीज को डिस्पर्स करने के लिए भी जंतुओं की आवश्यकता होती है। तो आप देख सकते हैं। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये आए कि ऐसे पादप की बात करें जिन्हें परागकण को इधर से उधर भेजने की आवश्यकता ना हो, जो कीट पर निर्भर ना करते हों, जो अजैविक कारक पर निर्भर करते हों। चलिए हमने मान लिया कि ऐसा पादप है जो अजैविक कारक पर निर्भर करता है, तब भी उसे क्या दूसरी जाति की आवश्यकता होगी? बिल्कुल होगी। पादप को भोजन बनाने के लिए खनिज लवण की आवश्यकता होती है और खनिज लवण वो पादप लेते हैं मृदा से, और मृदा के अंदर खनिज लवण का जो रिलीज करते हैं, मुक्त करने का काम करते हैं, वो करते हैं अपघटक। इसलिए डिकम्पोजर, जीवाणु एवं कवक के बिना पादप सरवाइव नहीं कर सकते। देखिए, यही बात जो है एनसीईआरटी ने बोली है कि ऐसा कोई इन्वायरमेंट या कोई ऐसा क्षेत्र या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर एक सिंगल जाति रहती हो, तो उसका आंसर है नो। एक जाति नहीं, एक से ज़्यादा तरह की स्पीसीज रहती हैं और वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, और जब वो एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करती हैं तो इंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं। इसी को समष्टि पारस्परिक क्रियाएं कहा जाता है। अब बताइए, किसी एरिया में डिफरेंट तरह की, अलग अलग तरह की जातियां हैं, अलग अलग तरह की जातियां हैं, शाकाहारी हैं, मांसाहारी हैं, उत्पादक हैं, सब हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर आपस में जब इंटरेक्शन होगा तो मैं कह सकता हूँ वहाँ पर इंटरेक्शन दो तरह का होगा। दो तरह का वहाँ पर जातीय संबंध बन सकता है। वो क्या क्या? एक तो सेम स्पीसीज के बीच में, ए और बी हमने दो स्पीसीज मान लिए हैं, ए का ए के साथ, तो उसे कहते हैं अंतरा जातीय संबंध या इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ध्यान रखें, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है बस, अंतरा एंड अंतर, इंट्रा एंड इंटर। तो जब सेम जाति के बीच में इंटरेक्शन होता है, खरगोश का खरगोश के बीच में, टाइगर का टाइगर के बीच में, मैंगो के ट्री का मैंगो ट्री के बीच में, उसे कहते हैं अंतरा जातीय संबंध, इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन।
लेकिन जब दो अलग अलग जाति के बीच में इंटरेक्शन होता है, दो अलग अलग जाति के बीच में संबंध बनता है, इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन या अंतर जातीय संबंध। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनसीईआरटी आपकी अंतरा जातीय संबंध नहीं पढ़ाती है, वो आपको अंतर जातीय संबंध पढ़ाती है। इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन आपके सिलेबस में है और मॉड्यूल के अंदर यहीं से शुरुआत की गई है। तो यहाँ तक हम कैसे आए हैं, हमने थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ली है कि दो जातियों के बीच में, अलग अलग जातियों के बीच में यदि इंटरेक्शन है तो वो है अंतर जातीय इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। सेम जाति के बीच में है तो वो कहलाएगा इंट्रा स्पेसिफिक इंटरेक्शन या अंतरा जातीय संबंध। अब एनसीईआरटी इसको इतना महत्व नहीं देती है क्योंकि इसके लिए कहते हैं कि ये केवल और केवल जनसंख्या को नियंत्रित करता है, पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, पॉपुलेशन के साइज को, जनसंख्या को नियंत्रित करने का काम करता है। लेकिन ये जब दो अलग अलग स्पीसीज आपस में इंटरेक्शन करती हैं तो उससे कहते हैं कि एवोल्यूशन होता है, उससे विकास आता है, एवोल्यूशन होता है, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो याद रखें कि अब जो आने वाले लेक्चर्स रहेंगे उसमें जो आप इंटरेक्शन पढ़ेंगे वो सब अंतर जातीय संबंध या इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के ही उदाहरण रहेंगे। दो अलग अलग जातियों, दो अलग अलग स्पीसीज के बीच के इंटरेक्शन हम पढ़ेंगे। चलिए, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन को फर्दर दो भागों में विभाजित किया है। देखिए, एक इंटरेक्शन ऐसा हो सकता है कि दो जातियां आपस में जब इंटरेक्शन कर रही हैं तो दोनों का फायदे के लिए हो, एक दूसरे का फायदा कर रही हो, इसे बोलते हैं धनात्मक अन्योन्य क्रियाएं, पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। ISI का मतलब यहां पर याद रखें, इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है, पॉजिटिव फायदे के लिए हो सकता है और वो नुकसानदेह भी हो सकता है। ऋणात्मक अन्योन्य क्रियाएं या नेगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। दो स्पीसीज आपस में एक दूसरे का फायदा कर रही हैं तो पॉजिटिव जाएगा, और यदि दो स्पीसीज हैं उनमें नुकसान हो रहा है तो जाएगा ऋणात्मक या नेगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। पहले आप पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन के एग्जाम्पल देखने कौन कौन से होते हैं और फिर हम नेगेटिव की बात करेंगे, फिर वन बाय वन इनको डिटेल में एग्जाम्पल की हेल्प से, उदाहरण की सहायता से डिटेल में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन, म्यूचुअलिज्म, सहोपकारिता, इसके अंदर जो दो स्पीसीज होती है दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा है, इसलिए दोनों के लिए देखिए क्या रखा है, प्लस प्लस, न्यूमेरिकल फॉर्म में चिन्हित भी किया है, दोनों को फायदा है, प्लस प्लस, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट। दूसरा सहभोजिता, कमेंसलिज्म कहते हैं, सहभोजिता कमेंसलिज्म, इसमें एक स्पीसीज को तो फायदा होता है और दूसरी उदासीन होती है, न्यूट्रल होती है, ना तो फायदा और ना ही नुकसान, इसलिए उसको जीरो दिया है, जीरो, प्लस जीरो कमेंसलिज्म। थर्ड, प्राक संयोगिता, प्राक संयोगिता में प्रोटो कोऑपरेशन जिसे कहते हैं, प्रोटो कोऑपरेशन, इसके अंदर दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा। अब आप कहेंगे कि म्यूचुअलिज्म में भी तो दोनों को फायदा है, इसमें भी दोनों को फायदा है, लेकिन म्यूचुअलिज्म के कंपैरिजन में प्रोटो कोऑपरेशन में कुछ अंतर होता है, वो अंतर हम बात करेंगे जब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए इसके प्लस प्लस के बीच में हमने स्लैश लगाया हुआ है, स्लैश, तो वो बात करेंगे, तो याद रखिए आप, प्रोटो कोऑपरेशन। अब बात करते हैं ऋणात्मक नेगेटिव इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन। इसमें सबसे पहला आता है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, मतलब एक स्पीसीज एक्सप्लॉइट करने वाली होती है और दूसरी एक्सप्लॉइट होने वाली होती है। जो करने वाली होती है उसको बेनिफिट होता है, फायदा, और जो होने वाली होती है उसको नुकसान, माइनस, इसलिए इसका सिंबल जाता है प्लस माइनस। एक्सप्लॉइटेशन के अंदर आप फर्दर दो पार्ट में पढ़ेंगे इसको, एक परजीविता और दूसरा परभक्षण, परजीविता एवं परभक्षण। दूसरा है स्पर्धा, कंपटीशन, कंपटीशन में जब कंपटीशन होता है तो दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है, इसलिए माइनस 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 माइनस, याद रखें कंपटीशन। और ऋणात्मक के अंदर सबसे लास्ट का है प्रतिजीविता, एमेंसेलिज्म इसको कहते हैं, इसमें एक को ना तो फायदा होता है ना ही नुकसान,
उदासीन होती है, जबकि दूसरे को नुकसान होता है। सो जीरो माइनस। आपकी जानकारी के मैं बता दूं कि इन इंट्रैक्शन के जो सिंबल है प्लस 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 जीरो प्लस 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 माइनस 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 जीरो माइनस, ये एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं और एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। आपको हर इंट्रैक्शन का सिंबल फॉर्म में याद होना चाहिए कि उसके लिए प्लस प्लस जाएगा या प्लस माइनस जाएगा। पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन, नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन में क्या डेफिनेशन बता सकते हैं कि आप पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन की क्या डेफिनेशन होगी और नेगेटिव की क्या होगी? आप कहेंगे पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन के अंदर दो स्पीसीज को फायदा होता है। नहीं, वो तो केवल म्यूचुअलिज्म में है। सहभोजिता में तो एक को फायदा, एक को जो है न्यूट्रल है, उदासीन है। तो पॉजिटिव की डेफिनेशन ये होती है कि पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन में किसी भी स्पीसीज को हार्म नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। ये इसकी डेफिनेशन है। और नेगेटिव की डेफिनेशन ये है कि इनमें एक स्पीसीज को फायदा हो सकता है, लेकिन इंट्रैक्शन जो भी होगा उसमें एक ना एक को नुकसान जरूर होगा। दोनों को नुकसान हो सकता है, एक को नुकसान हो सकता है। नेगेटिव के अंदर एक स्पीसीज को नुकसान जरूरी है और यहाँ पर एक भी स्पीसीज को नुकसान नहीं होगा। यही है पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन की परिभाषा। चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन, और इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं म्यूचुअलिज्म। पहले म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे, फिर हम कमेंसलिज्म की बात करेंगे, देन प्रोटो कोऑपरेशन, और फिर आएंगे नेगेटिव पर।